बात करता हूं, आरटी एक्ट के ऊपर बात करता हूं। इसके बारे में आप लोगों को मैंने सीटेट के एग्जाम के में भी बताया हुआ है। ज्यादा इसके अंदर कुछ बात नहीं है, जो चीज आपने सीटेट के ऊपर पढ़ा है वही बात इसके अंदर आपकी दी हुई है। जो बच्चे अभी मेरे चैनल से जुड़े हुए वो आप लोग पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत सी बात आपको डिटेल में बताई हुई है जो आपके सीटेट के लेवल से ऊपर की होती है। लेकिन ये एक्ट ऐसा एक्ट है जिसके अंदर बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। एक छोटा सा ड्राफ्ट है, ऑनलाइन भी पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने वो भी पढ़ा होगा तो भी उतनी बातें हुई है जो आपकी लिमिटेड बात है आपके राइट टू एजुकेशन से जुड़ी हुई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं ताकि आपका केबीएस का काम यहां पर कंप्लीट हो जाए। देखिए, अगर मैं बात करूं राइट टू एजुकेशन के ऊपर बात करूं तो यहां पर आपके पर्टिकुलर चैप्टर दिए हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4। उस चैप्टर नंबर 4 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं सभी के ऊपर बात कर लेता हूं जो मेन चीज आपके लिए दी हुई है। ठीक है, हाँ जी, देखते हैं बीएड बीटीसी का भी जो भी देखते हैं उसके ऊपर जब भी फैसला आता है उसके ऊपर बात करते हैं। पहले अपने सिलेबस को तो कंप्लीट कर ले, ठीक है, वो फैसला जब भी आता है। देखिए, पहली चीज तो सिंपल यही आपको याद करनी है, इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर नहीं जाना कि इसकी पृष्ठभूमि के बारे में 86 वाली एजुकेशन जो पॉलिसी थी उसके बारे में क्या कहा गया था, क्या क्या वहां पर चीज कही गई, फिर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन हुआ, वो चीज एग्जाम के अंदर नहीं आनी। पुरानी शिक्षा नीति गई, अब हमें नई शिक्षा नीति पढ़नी है। अब हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई वाली पढ़नी है, और जो अगली वीडियो होने वाली है मेरी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली होने वाली है। उसको देखना कितना जबरदस्त तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। कोशिश करूंगा एक वीडियो में उसको कराऊं, और मेरे ख्याल से वो वीडियो होने वाली है शायद वो 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, या अगर कोशिश करूंगा उसको 2 पार्ट में मैं कन्वर्ट करा दूं, या तो एक वीडियो में करवाऊंगा 3 घंटे की लगभग क्लास ले दूंगा, या इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करा दूंगा। और इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्योंकि बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर आपके छोटे छोटे चैप्टर करके डाले हुए, तो इस तरीके से मैं आपकी अगली जो वीडियो होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर कराऊंगा, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाली यूनिट है उसके अंदर आपका ये आरटी एक्ट है, आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर बातें कही हुई है। ठीक है, तो हम लोगों को इसकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पढ़ना, जो बात आरटी एक्ट के अंदर कही गई है उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, साल 2002 के अंदर संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था जिसका नाम था आपका 86वां 86 अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंदर आपका एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21A। इसको देख लेना, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मतलब केवीएस के एग्जाम में नहीं, टीचिंग के एग्जाम में। अनुच्छेद 21 के अंदर 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। ये एक्ट कहता है कि सभी बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए, किसी प्रकार का उनसे कोई पैसे नहीं लिए जाए, और कंपलसरी एजुकेशन की बात की जाए कि शिक्षा आप लोगों के लिए अनिवार्य है। ये एक्ट कहता है इस वाली बात को। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई बच्चे दिव्यांग है, किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार की दिव्यांगता है, तो दिव्यांग बच्चों के लिए 6 साल से लेकर 18 साल तक के अगर कोई बच्चे हैं उनको भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है। ठीक, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। उसके अलावा जब आपका एक केवीएस का एग्जाम हुआ था, तो केवीएस के एग्जाम में इससे पहले पेडागोजी पूछी जाती थी 40 नंबर की। 2018 से पहले जो केवीएस के अंदर पेडागोजी पूछी जाती थी 40 नंबर की पूछी जाती थी। तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष के अंदर लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश के अंदर लागू हो गया था, बट वो पेपर लीक हो गया था और यह क्वेश्चन भी उसी के साथ चला गया। तो राइट टू एजुकेशन पूरे देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश के अंदर लागू हुआ। अब यहां पर पहले कमेटी बनी, कमेटी बैठने के बाद पूरे ये दोनों सदनों के अंदर आपका सदन के अंदर पेश हुआ, फिर उसके बाद एक एक करके इसको लागू किया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा, बट मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मुझे आप लोग बताइए पहले ये राज्यसभा में पेश हुआ या फिर ये लोकसभा में पेश हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि क्या ये पहले राज्यसभा में पेश हुआ या लोकसभा में पेश हुआ। मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, ये मेरे वाले में छोटे आते हैं, इसका मुझे आप लोग आंसर दीजिए। पहले ये हुआ आपका राज्यसभा में ठीक है, पहले लोकसभा में नहीं, पहले हुआ आपका राज्यसभा में इसको पेश हुआ, जब इसके ऊपर कमेटी बैठी उसके बाद आपका राज्यसभा में पेश हुआ 20 जुलाई 2009 को। कब? 20 जुलाई 2009 को पहले आपका राज्यसभा में पेश हुआ, फिर 4 अगस्त 2009 को फिर इसको लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद फिर इसको राष्ट्रपति के ऊपर इसके साइन हुए और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। मैंने कहा ये चीज आपके एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये ओरली मैं आपको समझा रहा हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान कर लेना, ये चीज तो आपके एग्जाम में आ भी चुकी है। ये छोटी छोटी बात मैंने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताई।
ये वाली चीज आपके लेसन नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपकी दी हुई है कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की जो बात करता है, ये आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताई हुई है। ये बात आप लोगों ने समझ ली। अगली बात, इसके बारे में और बातें देखते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपकी एक धारा दी हुई है, धारा नंबर 5। यह कहती है कि दूसरे स्कूल में ट्रांसफर के अधिकार की बात करती है। धारा नंबर 2 के जो धारा नंबर 5 है, जो आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर कही हुई है। मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर प्राइमरी शिक्षा का सुविधा नहीं है। मान लीजिए कोई स्कूल 1st to 5th क्लास का आपका अधिकार वो नहीं है, सुविधा नहीं है वहां पर, तो वो बच्चा क्या काम कर सकता है, किसी दूसरे स्कूल में जाकर उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। तो ये बात कही हुई है, दूसरे स्कूल में ट्रांसफर का अधिकार है आपकी धारा नंबर 5 के अंदर, जो आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर बात कही गई है। ठीक है, कि बच्चा दूसरे स्कूल में जाकर प्राथमिक शिक्षा को, प्राइमरी एजुकेशन को एक्वायर कर सकता है। तो ये वाली बात इसके अंदर आपकी कही हुई है। ठीक, इस बात को आप लोग समझ गए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे जवाब दीजिए। ये तो कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। अगर कोई बच्चा 14 साल से प्लस का हो गया और उसको ये महसूस हुआ कि यार मुझे अब शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो क्या बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं हम अपने स्कूल के अंदर या नहीं दे सकते? जी हां, तब भी बच्चों को एजुकेशन दी जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 14 साल के बाद भी स्कूल के अंदर आता है कि भाई मुझको पढ़ना है, तो भी हम उसको स्कूल के अंदर एडमिशन दे सकते हैं। ये वाली बात आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर कही हुई है। ये वाली बात भी आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, जो आपके राइट टू एजुकेशन के अंदर आपका चैप्टर नंबर 3 है, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो आपकी गवर्नमेंट है, यानी जो आपकी सरकार है और जो आपके पेरेंट्स हैं, इनके कर्तव्य दिए हुए। तो पेरेंट्स के कर्तव्य बाद में देखेंगे, सरकार के बेसिकली यहां पर एक मेन पॉइंट निकलता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने को मिलता है महत्वपूर्ण, कि सरकार का जो यहां पर अंशदान देखने को मिलता है। यानी जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट है, वो राइट टू एजुकेशन जो इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है, उसके लिए पैसा कितना देता है, कितना अंशदान देता है, उसका यहां पर ब्यौरा यानी उसका यहां पर जिक्र दिया हुआ है। देखो, जो राइट टू एजुकेशन यहां पर इंप्लीमेंटेशन होता है, इसका अलग अलग स्टेट के लिए होता है, केंद्रीय विद्यालय के लिए जैसे इंप्लीमेंटेशन होता है। तो जो इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, मान लीजिए अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की बात करूं या आपकी राज्य सरकार की बात करूं, तो इसमें जो पैसा होता है, तो केंद्र सरकार देती है 60% और राज्य सरकार देती है आपकी 40% आपका पैसा, यानी कि इसमें अंशदान देती है। क्या देती है? अंशदान देती है, जो पैसे देती है। अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, ये आपके 7 स्टेट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह, इस तरफ आप लोग जाओगे तो वहां पर ये रेशियो आपका 90-10 का हो जाता है। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर 90 देगी और 10% वहां के स्टेट देंगे। ठीक, वरना मोस्टली आपका यही एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चैप्टर नंबर 13 के अंदर आपके इन्हीं अंशदान की बात कही हुई है। यहां तक आप लोग समझ गए। अब इस चैप्टर की जान कह रहा हूं, इस जो लेसन की जान है, ये जो आपका राइट टू एजुकेशन है, इसके जो जान है वो है आपका चैप्टर नंबर यानी लेसन नंबर 4। ये इस एक्ट की जान है पूरा का पूरा। सबसे ज्यादा जो टीचिंग एग्जाम के अंदर या XYZ जितने भी एग्जाम होते हैं, जो क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, वो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां से हमको पढ़ना है चीजें डिटेल में, इनके ऊपर अब एक एक करके नजर डाल लेते हैं। ठीक है भाई, देख लिया आपका। ठीक, चलो इसके ऊपर नजर डालते एक एक करके। अभी देखिए यहां पर क्या चीजें दी हुई है, इसके ऊपर नजर डालिए। यहां पर आपके स्कूल के और पेरेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कही हुई है कि स्कूल के और जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनके क्या क्या उत्तरदायित्व है, उनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। और यहां पर कुछ महत्वपूर्ण क्लोज, कुछ महत्वपूर्ण धाराएं है और किस धारा में क्या क्या बातें दी हुई है, इनके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए करते हैं इसके ऊपर एक एक करके शुरुआत करते हैं। ठीक, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 12 की, यानी क्लोज 12 की बात करते हैं। तो जो धारा 12 है, धारा 12 कहती है कि आप बच्चों को, जो स्कूल के अंदर बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो अगर कोई प्राइवेट स्कूल भी है या कोई निजी स्कूल है, उसमें आपको उनके लिए रिजर्वेशन रखना है। कितना? 25% का। ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर अगर कोई बच्चा स्कूल के अंदर आता है तो ईडब्ल्यूएस कोटा कितना होना चाहिए? 25% का होना चाहिए। यानी गरीब बच्चों के लिए कितना कोटा होना चाहिए? 25% का कोटा होना चाहिए। अब देखिए आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर पेडागोजिकल क्वेश्चन किस प्रकार का देखने को मिल सकता है कि अगर कोई बच्चा निम्न वर्ग से आता है, अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कोटे से आता है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके सीटेट में बहुत पूछा जाता है,
ईडब्ल्यूएस कोटे से पूछा हुआ या निम्न वर्ग से पूछा हुआ, कि अगर कोई बच्चा निम्न वर्ग से ईडब्ल्यूएस कोटे से या कोई भी XYZ किसी और वर्ग से आता है, तो आप उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करोगे या किस प्रकार की अपेक्षा आप लोग उनसे करोगे। एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर बच्चों को अधिकार दिया हुआ है, गरीब बच्चों को अधिकार दिया हुआ है कि उनके लिए रिजर्वेशन अलॉटेड है 25% का। तो अगर कोई बच्चा सामान्य वर्ग का आ रहा है, चाहे कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कोटे का आ रहा है या किसी भी प्रकार का आ रहा है, आपको एक टीचर के रूप में उनके साथ साम्यता का यानी कि इक्विटी का अधिकार रखना है। आपको सभी बच्चों को इक्वल रखना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का आ रहा हो, ईडब्ल्यूएस का हो चाहे आपका सामान्य बच्चा हो, उनको सभी प्रकार से साम्यता का यानी कि इक्विटी का आपका अधिकार रखना है। सबको समान रिसोर्सेज आपको देने, सबको समान अवसर आपको देने और सबको समान प्रकार से आपको अपॉर्चुनिटीज आपको देनी है। एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी देखने को मिलनी चाहिए एक क्लासरूम के अंदर, और एक एज ए टीचर के रूप में आपको देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा एक पेडागोजिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन ना देखने को मिले और आपका अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो धारा 12 ये यही कहती है, रिजर्वेशन के बारे में बात करती है, 25% के रिजर्वेशन के बारे में जो गरीब बच्चों को मिलना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कोटे वाले बच्चों को मिलना चाहिए। उसके बाद धारा 13 कहती है कि भाई कोई भी कैपिटेशन फीस नहीं रहेगी, और यहां पर कोई भी स्क्रीनिंग या स्क्रीनिंग की जगह एक वर्ड आपके आरटी एक्ट में दिया हुआ है मॉनिटरिंग की, और मॉनिटरिंग किसकी बात की हुई है, पेरेंट्स की, और पेरेंट्स के साथ साथ आपके किसकी कही हुई है, बच्चों की। किसकी, बच्चों की। यह आपके आरटी एक्ट में मॉनिटरिंग वर्ड का जिक्र दिया हुआ है। इसमें पहली बात कही हुई है कि बच्चों से, पेरेंट्स से कोई भी कैपिटेशन फीस यानी कि डोनेशन फीस नहीं ली जाएगी। जैसे कोई बहुत बड़े बड़े स्कूल होते हैं, ठीक है, तो या नॉर्मल भी स्कूल होते हैं आजकल, वो भी क्या काम करते हैं, डोनेशन लेते हैं कि भाई हमारे स्कूल में तो अगर बच्चों का एडमिशन करना है फर्स्ट क्लास में तो 10,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, 50,000 लगेंगे, और पेरेंट्स देते भी है, हाँ यार दे देते हैं, चलो ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेक श्योर आपको ध्यान होना चाहिए, आरटी एक्ट के अंदर क्लियर प्रावधान है कि आप किसी भी बच्चे से, बच्चे के पेरेंट्स से किसी प्रकार की कोई कैपिटेशन फीस डोनेशन नहीं ले सकते। अगर आपने ली एज ए स्कूल, अगर आपने ली तो आपके ऊपर पेनल्टी है, आपके ऊपर जुर्माना है, और कितना जुर्माना है, 10 गुना जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। अगर आपने 10,000 ली तो इसका 10 गुना जुर्माना एज आपके ऊपर लगेगा, अगर किसी स्कूल ने ली या अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी बच्चे से या बच्चे के पेरेंट्स से ली तो। ठीक है, तो कोई कैपिटेशन फीस आप किसी बच्चे के पेरेंट्स से नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, आप बच्चे के पेरेंट्स की या बच्चे की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। कुछ स्कूल वालों ने तो हद ही कर दी थी कि भाई हम तो अपने स्कूल में एडमिशन तब लेते हैं, तब बच्चे का पहले तो हम मॉनिटरिंग करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, और साथ के साथ बच्चों के पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेंगे। अब एक बात बताओ यार, बच्चों का तो चलो एक बार को तुम थोड़ी बहुत देख भी रहे हो, चेक कर रहे हो कि भाई बच्चे की कितनी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सको। बच्चों के पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने का कौन सा तुक बनना है भाई तुम्हारा, या बच्चों के पेरेंट्स की कौन सी गलती है। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स मतलब अनपढ़ है, उनको पढ़ने नहीं आता, तो उसमें उसकी क्या गलती है। तो इस चीज को रोकने की बात आपके किसमें की हुई है, आरटी एक्ट के अंदर की हुई है कि चुपचाप तरीके से बच्चों का एडमिशन ले लो और किसी प्रकार की मॉनिटरिंग मत करना, वरना आपके ऊपर यहां पर प्रावधान किए जाएंगे, आपका स्कूल भी बंद किया जा सकता है। ठीक, ये वाली बात की हुई है आपके धारा 13 के अंदर, इस बात का क्लियर प्रावधान किया हुआ है। अगली बात कही हुई है आपके धारा 14 के अंदर। तो धारा 14 कहती है कि आप बच्चों का किसी भी प्रकार की स्थिति में इनकार नहीं कर सकते कि भाई हम तुम्हारा एडमिशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एज प्रूफ नहीं है। पहले कहते थे ना भाई कुछ ना कुछ प्रूफ लेकर आओ तब हम तुम्हारा एडमिशन लेंगे, लेकिन आपको हर स्थिति के अंदर बच्चों का एडमिशन लेना पड़ेगा अपने स्कूल के अंदर। ठीक है, तो आप एज प्रूफ ना होने की स्थिति में आप बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं कर सकते। मान लो बच्चों का जहां भी जन्म हुआ है, किसी आपका आंगनवाड़ी के अंदर हुआ होगा तो आंगनवाड़ी का कोई सर्टिफिकेट ले लो। ठीक है, अगर बच्चा शहर के अंदर रह रहा है तो किसी हॉस्पिटल का ले लो, या अगर बच्चे के पास कुछ भी नहीं है तो क्या काम करो, जो बच्चे के पेरेंट्स है, बच्चे के पेरेंट्स से कह दो कि सर एक एफिडेविट बना के दे दो कि हमारा बच्चा है और हमारा ये जो है इस प्रकार से इसका या जन्म हुआ है, एक एफिडेविट लगा के दे दो, हम इसका एडमिशन ले लोगे। आपकी हिम्मत नहीं है, आप बच्चों के एडमिशन से लोग पाओगे। ठीक है, अगर उसके पास एज प्रूफ ना भी हो तो भी आपको बच्चों का एडमिशन लेना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर प्रावधान है कार्रवाई करने के। ये वाली बात आपकी धारा 14 के अंदर कही हुई है। ठीक, ये बात आप लोगों ने समझी। आगे देखते हैं, अगली जो धारा है, धारा कहती है अगर बच्चों का जो आपको एडमिशन लेना है तो एकेडमिक ईयर में तो बच्चों का लिया जाता है एडमिशन।
अगर मान लीजिए कोई बच्चा एकेडमिक ईयर के बाद में आता है, मतलब बीच में आता है, तो भी बच्चों को आपको एक उसमें लेना पड़ेगा एडमिशन। ये नहीं कह सकते अरे इतनी लेट आ रहे हो, तुम्हें कल नहीं है, तुम्हें समझदारी नहीं है, बीच एकेडमिक ईयर के अंदर एडमिशन लेकर आ रहे हो। अब नहीं कह सकते भाई। अगर किसी पेरेंट्स या कोई बच्चा एकेडमिक ईयर के बीच में भी आ रहा है, चुपचाप एडमिशन ले लेना, उसी में भलाई है। तो आपको हर स्थिति के अंदर बच्चों का एडमिशन लेकर लेना है। कोई आपकी नो डिनाई एडमिशन के अंदर कोई डिनाई उनको नहीं करना। नो डिनाइल ऑफ एडमिशन, आप बच्चों का किसी भी स्थिति में डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन से। अगर बच्चा एकेडमिक ईयर में आ रहा है तब भी एडमिशन लो, अगर बच्चा एकेडमिक ईयर के बीच में आ रहा है तब भी एडमिशन लो, अगर बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है तब भी एडमिशन लो, अगर आपके पास बच्चे के पास XYZ कुछ भी नहीं है तब भी बच्चों का हर हालत में एडमिशन लेना है। आप लोगों ने समझी? कुछ भी हो बच्चों का चुपचाप एडमिशन लो। ये वाली बात कही हुई है आपके धारा 15 के अंदर। अगर बच्चों का एकेडमिक ईयर से जुड़ा हुआ है, अगर बच्चा एकेडमिक ईयर के शुरू में है, बीच में है, तो आपको बच्चों का एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक, अब यहां पर सारी पावर किसके हाथ में दे दी गई? बच्चे के हाथ में, टीचर के हाथ में अब कुछ नहीं है। अगली धारा कहती है कि भाई बच्चों का आप क्या नहीं कर सकते? फेल नहीं कर सकते। कहां तक फेल नहीं कर सकते? आप प्राइमरी क्लास तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते। ये पॉइंट तो आपके एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। तो यहां पर आपकी क्या देखने को मिलती है? और दूसरा क्या है? आप उसको विद्यालय से नहीं निकाल सकते, उसको निष्कासित नहीं कर सकते। अब देखिए यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा देखने को मिलता है। यहां पर चीज देखने को मिलती है नो डिटेंशन पॉलिसी। कौन सी? यहां पर देखने को मिलती है नो डिटेंशन पॉलिसी। तो नो डिटेंशन पॉलिसी क्या कहती है? अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, नो डिटेंशन पॉलिसी के नुकसान ज्यादा है या फायदे ज्यादा है? तो नो डिटेंशन पॉलिसी क्या कहती है कि हम बच्चों को क्लास 8 तक फेल नहीं कर सकते। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, किसके फायदे ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है? तो नो डिटेंशन पॉलिसी कहती है कि हम बच्चों को क्लास 8 तक फेल नहीं कर सकते। अब यहां पर दो चीज देखने को मिली कि सरकार ने इसलिए इसको शुरू करा था कि बच्चा अगर कोई 8 क्लास में फेल हो जाता है तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए बच्चे ने, गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया कि हम बच्चों को क्लास 8 तक फेल नहीं करेंगे। लेकिन इसका क्या है? इसका दुष्परिणाम, इसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले। जब बच्चा क्लास 8 तक मतलब कोई चीज नहीं जानेगा, उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो बच्चा 9th क्लास में जाकर फेल होगा। और यहां पर क्या चीज देखने को मिलेगी? यहां पर समस्या देखने को मिलेगी ड्रॉप आउट की। जब बच्चे को क्लास 8 तक कुछ समझ में नहीं आएगा तो 9th में जाकर फेल होगा, 9th में जाकर उसका डमरू बजेगा, फिर बच्चा स्कूल से निकल जाएगा, तो ड्रॉप आउट की समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या है फायदे नुकसान? फायदे नुकसान, फायदे नुकसान बट गए भाई, दोनों बच्चे बट गए। ठीक है, फायदे नुकसान दोनों चीज देखने को मिली। चलो 50-50 ये सबसे बढ़िया है 50-50 अच्छा देखो, अच्छा ये जो है ना, इसके फायदे भी है देखो, नुकसान भी है। तो ये मुझे सबसे बढ़िया आंसर लगा कि 50-50 वाला जो आंसर लगा, इस बच्चे ने बढ़िया लगाया 50-50 वाला। अब सरकार को 5वीं इसके बाद जब फीडबैक आया, ठीक है, कि भाई इसके फायदे भी हो रहे हैं, नुकसान भी हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या काम करा? इसके लिए कमेटी बैठाई। प्रोफेसर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी। तो सुब्रमण्यम की जब अध्यक्षता में, प्रोफेसर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी बैठी, तो इस कमेटी ने एक डिसीजन लिया। ये कमेटी बैठी थी आपकी 2019 के अंदर। ठीक है, 2019 के अंदर ये वाली कमेटी बैठी और इन्होंने क्या काम करा? नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट किया, इसके अंदर अमेंडमेंट किया, संशोधन इसको किया। और इन्होंने जो संशोधन किया, जो अमेंडमेंट किया, इन्होंने ये वाली बात कही कि अच्छा चलो ठीक है, हम क्लास 8 तक बच्चों को फेल नहीं करेंगे, लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं। मान लो कोई बच्चा 8 क्लास में फेल हो गया, हम उसको फेल नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या काम करेंगे? 2 महीने के बाद हम उसका एग्जाम लेंगे। क्या काम करेंगे? हम 2 महीने के बाद उसका एक और एग्जाम लेंगे और उसको 2 महीने तक हम उसको ट्रेनिंग देंगे, स्कूल की तरफ से उसको ट्रेनिंग मिलेगी, टीचर उसको पढ़ाएगा, ट्रेनिंग देगा, और एक और उसका एग्जाम लेंगे। अच्छा उसके बाद फिर वो फेल हो गया, कह रहा फिर वो फेल हो गया, तब भी हम उसको फेल नहीं करेंगे तो यहां पर बच्चों को एक और ट्रेनिंग देने की बात की हुई जब आपकी नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट किया गया 2019 के अंदर प्रोफेसर सुब्रमण्यम की कमेटी के अंदर। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपका यही रिजल्ट निकला कि हम बच्चों को फेल नहीं कर सकते। फेल वर्ड से आपका सीबीएसई इतना डरता है जैसे रात के अंदर कोई भूत देख लिया हो। फेल वर्ड को तो आपके रिपोर्ट कार्ड में भी नहीं लिखता। क्या नहीं लिखता? फेल वर्ड को तो रिपोर्ट कार्ड में नहीं लिखता, स्टार बना देता है, इतना डरता है फेल वर्ड से। सीबीएसई वालों का सबसे बड़ा डर जो है ना आपका फेल वर्ड है, इतना डरता है फेल वर्ड से। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिली। तो धारा 16 जो यही कहती है, वो आपकी यही कहती है कि भाई बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा और ना ही उनको स्कूलों से निष्कासित किया जाएगा।
अगली जो धारा है वो धारा कहती है कि आप बच्चों को किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दे सकते, चाहे वो फिजिकली हो मेंटली हो, किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दे सकते और ना ही उनको प्रताड़ित कर सकते हो, ना ही किसी प्रकार की हेरेसमेंट कर सकते हो। जैसे हमारे टाइम में स्कूल में हमारी तुड़ाई होती थी बढ़िया तरीके से, हमने कोई काम नहीं करा, चल भाई हाथ आगे कर और डंडों से तुड़ाई होगी, या चल भाई हाथ खड़े कर ले, हाथ खड़े कर दिए, चल भाई मुर्गा बन जा जाकर, ठीक है। तो ये क्या होती थी, पनिशमेंट होती थी। या फिर क्या काम कह दिया, कोई होमवर्क की सजा दे दी कि तू इस काम को 100 बार करके लाएगा घर से। ये सभी किस में आते हैं, ये सभी पनिशमेंट के अंदर आते हैं, हेरेसमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन आज की डेट के अंदर हम बच्चों को किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं दे सकते, हम बच्चों को ऐसे उंगली भी नहीं दिखा सकते, इतनी पावर नहीं है टीचर की आज की डेट के अंदर, सारी पावर बच्चे के हाथ में है। तो जो धारा कहती है वो धारा यही कहती है कि बच्चों को किसी भी प्रकार की फिजिकली मेंटली पनिशमेंट नहीं देनी है। बच्चों को आज की डेट में गधा भी नहीं बोल सकते, कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर, ठीक है। तो सारी पावर छिन गई है आज की डेट में टीचर के अंदर। पहले टीचर ही होता था सब कुछ, एक डंडी लेता था और बड़ों बड़ों को अपना सेट कर देता था, आज कुछ पावर नहीं बची उसके हाथ में। इसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत से जो टीचर के ऑर्गेनाइजेशन है वो इसकी डिमांड कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत हमें शारीरिक बल देने की अनुमति दी जाए। उनके संगठन ने ये वाली मांग उठाई है, उसको बार बार भेजते भी रहते हैं, बट कोई उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता। हालांकि जब आप लोग पहुंच जाओगे, जॉब के अंदर जाओगे, अपने संगठन से आप लोग जुड़ोगे, जो भी आपके संगठन देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर ये वाली डिमांड देखने को मिलेगी। हालांकि आप लोग ध्यान नहीं दोगे इतना, जब आपके पास जॉब मिल जाएगी तब आपका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होगा, जॉब पर जाओ, काम निपटाओ, बहुत सारा काम आपको देखने को मिलेगा, अपने घर पर आओ, घर को संभालो, तब ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। अभी पढ़ रहे हो, अभी इस चीज पर आपका ध्यान लग रहा है, तब इतनी चीजों पर नहीं लगता यार ध्यान, ठीक है। एक सच्चाई है, ये जॉब के बाद की सच्चाई है जो आपको बता रहा हूं। अगली जो धारा है, अगली धारा के अंदर है आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से ज्यादा पॉइंट आपके देखने को नहीं मिलते। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आपकी अगर पॉइंट देखने को मिलेंगे तो ज्यादातर यही देखने को मिलेंगे कि भाई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर आपका 3/4 आपके सदस्य होने चाहिए। जो 3/4 सदस्य होने चाहिए उसके अंदर आपकी एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट क्या मतलब 50% आपकी फीमेल होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। और 3/4 आपके सदस्य होने चाहिए, ये हो सकता है आपका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से। और एसएमसी का आपके जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर तो आपका ज्यादा पॉइंट इतने नहीं देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मेरा कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। एसएमसी की जो आपकी बैठक होती है हर महीने के अंदर, वो कब होती है, इसका आंसर देना जरा कमेंट बॉक्स के अंदर, इसका आंसर दो। एसएमसी की बैठक हर महीने कब होती है, कमेंट क्यों रुक गए इनके सभी, अच्छा चल रहे हैं। एसएमसी की बैठक कब होती है हर महीने, अच्छा ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको भाई, क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट हो गए और क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट की फॉर्म में आपको दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, अब मुझे इसको दिन में कन्वर्ट करना आप, ठीक है। इसकी बैठक होती है आपकी अमावस्या को। अब मुझे बताओ अमावस्या कब पड़ता है आपका, ये हो गया आपके होमवर्क के लिए। अब ये बताओ मुझे अमावस्या कब पड़ता है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक। अब बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर अमावस्या कब पड़ता है आगे ना डेट अलग अलग आ गई, डेट डेट आपकी अलग अलग देखने को मिल गई, भटक गए हो। चलो कल बताना, अगली क्लास में बताना। अगली अगली धारा आ गई आपकी, धारा 24 आ गई। धारा 24 के अंदर आपके शिक्षक के कर्तव्य यानी टीचर्स की ड्यूटीज दी हुई है। देखो भाई ये है आप लोगों के लिए, जब आप लोग टीचर बन जाओगे तो क्या क्या ड्यूटीज, क्या क्या कर्तव्य आप लोगों के लिए होंगे, इसको आप लोग देख लो भावी शिक्षकों, ये आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगे। अमावस्या के दिन बताओ, अलग अलग देखने को मिल रहे हैं ना दिन, अलग अलग दिन बताओ देखो टीचर की क्या क्या ड्यूटीज देखने को मिलेगी आपकी धारा 24 के अंदर, वो आप लोग देखिए। विद्यालय में उपस्थित होने में नियमित होना चाहिए और समय का पालन करना चाहिए। जब आप लोगों को जॉब मिल जाएगी तो भाई टाइम से चले जाना और टाइम से आ जाना, और जो अपना टाइम टेबल आपको मिलेगा, पीरियड मिलेगा, उसका टाइम से आप लोग इंप्लीमेंट करना, ये आप लोगों को काम करना है। दूसरा, धारा 29 के जो भी मतलब जो आपका करिकुलम उसके अंदर आपका दिया होगा उसका इंप्लीमेंटेशन आपको करना है, उसको टाइम पर आपको पूरा करना है, जो आपको अपना करिकुलम आपको दिया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना है और अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो तो उसको जोड़ना है। जो पेरेंट्स है, माता पिता है और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना है, यानी यहां पर पीटीएम की बात हो रही है,
पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बात हो रही है, टाइम टू टाइम पर वो उनको करना है, और बच्चों का कुछ भी फीडबैक आ रहा होगा वो चीज आपको करके देनी है, ठीक है। और बालकों के बारे में नियमित शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में कही गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना है। मतलब टाइम टू टाइम पर पीटीएम करनी है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करनी है, और बच्चों से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको उनके साथ शेयर करनी है। ये पूरा आपके राइट टू एजुकेशन का जो ड्राफ्ट था उससे मैंने लिया हुआ है। तो ये शिक्षक के कर्तव्य, टीचर्स की ड्यूटीज आपको दी हुई है, ये आप लोग इंप्लीमेंट करना जब आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक। चलिए, फंस गए ना अमावस्या वाले पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। अगला आपके सामने दिया हुआ है, धारा 25 के अंदर टीचर स्टूडेंट रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। कृष्ण पक्ष, अच्छा बताओ कृष्ण पक्ष को कब होगा, तो कृष्ण पक्ष को बताओ। कल पूछूंगा, ये वाला होमवर्क के अंदर आपको दे दिया। दिन बता दो आप मुझे, अगर किसी बच्चे ने सही दिन बता दिया, ठीक है। अमावस्या मैंने दे दिया, कृष्ण पक्ष एक बता रहा है, चलो कृष्ण पक्ष बताओ, कृष्ण पक्ष की डेट बता दो मुझे, एक्यूरेट डेट बता दो, एसएमसी की मीटिंग कब होती है। अच्छा मुझे एक और बात बता दो, जो बच्चों को टीसी दी जाती है, जो बच्चों को टीसी दी जाती है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, टीसी का टाइम पीरियड कितना होता है, ये क्वेश्चन और बता दो। दो क्वेश्चन होमवर्क में बता दो, इन दो का मुझे टाइम पीरियड बता दो आप लोग। इनका अगर आप लोगों ने टाइम पीरियड बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपकी तैयारी हो रखी है। कि जो बच्चों को टाइम टीसी दी जाती है स्कूल के अंदर, तो टीसी का टाइम पीरियड कितना होता है, कितने दिन के अंदर टीसी दी जानी चाहिए बच्चों को। एक तो ये बता दो और एक टीसी का बता दो, ये दो बता दो 15 दिन में। ये दो बताओ क्वेश्चन जो है, ये होमवर्क के रूप में आपको दे दिए, ये ढूंढ के लाना, टीसी का ढूंढ के लाना, और ये अमावस्या और कृष्ण पक्ष जो बता रहे इसका ढूंढ के लाना। अगला देखिए, अगला आपके सामने दिया हुआ है धारा 25, जिसके अंदर आपका टीचर और स्टूडेंट का रेशियो दिया रहता है कि टीचर और स्टूडेंट का छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए। ये बात आप लोगों को पता भी है, पहले से पढ़ी हुई है आप लोगों ने, कि अगर कोई प्राइमरी क्लास है, प्राथमिक कक्षा है, तो उसमें टीचर स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए 30:1 का, यानी 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए प्राइमरी क्लास के अंदर। अगर कोई अपर प्राइमरी क्लास है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक क्लास है, तो 35:1 का रेशियो होना चाहिए, यानी 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। अगर आपकी क्लास 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा आपका। उसके अलावा अगर प्राइमरी लेवल पर 150 से अधिक बच्चे हैं, तो रेशियो कितना हो जाएगा, एक आपका प्रिंसिपल होना चाहिए और 5 आपके टीचर होने चाहिए, ठीक। उसके अलावा आगे देखते हैं, धारा 27 की बात करते हैं। यह क्वेश्चन भाई बहुत आता है, टीचिंग एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। धारा 27 कहते हैं कि भाई आप टीचर्स को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा सकते, मतलब शिक्षा से जुड़े और किसी काम में नहीं लगा सकते। सिर्फ 3 कामों में आप लोग उसको लगा सकते हो, इन 3 में नहीं लगा सकते। लेकिन आज की डेट में एक चौथे काम में लगा दिया उसको। देखो मैं बताता हूं चौथा काम कौन सा है, ठीक है, लेकिन वो भी इन्हीं के अंदर इंक्लूड होता है, चौथा काम भी इन्हीं के अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन उसको अलग से काउंट कर दिया कुछ लोगों ने। कौन कौन से काम है, एक तो पहला सेंसस यानी जनगणना का, एक तो टीचर को इसमें ड्यूटी लग सकती है जो अभी तक नहीं हुई, वरना हर 10 साल के बाद होती है, लेकिन अभी तक ये नहीं हुई। दूसरा चुनाव के अंदर ड्यूटी लगती है टीचर की। तीसरा किसी आपदा के प्रबंधन में, जैसे सबसे बड़ी जो आपदा देखने को मिली अभी कोरोना के टाइम में, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो अलग से हमको अलग से ड्यूटी लगा दी, खासकर कुछ टीचर्स ने कहा कि यार ये तो हमारी अलग से ड्यूटी लगा दी, जबकि हमारी तो 3 जगह ही ड्यूटी लग सकती है, ठीक है। जबकि ऐसी बात नहीं है, कोरोना भी बहुत बड़ी आपदा है जो देखने को मिली, ठीक है। तो इन 3 के अंदर टीचर्स की ड्यूटी लगाई जा सकती है, वरना इनके अलावा किसी में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। एक अंदर की बात आपको बताता हूं, इनके अलावा भी टीचर्स की बहुत जगह पर ड्यूटी लगाई जा सकती है, लगाई गई है, खासकर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और जब आप लोग अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया, यहां पर तो आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, उनकी तो मोस्टली आपकी ऐसी जगह देखने को मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो बहुत ऐसी ऐसी जगह ड्यूटी लगाई जाती है, बस आपको क्या ही बताऊं, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 ही चीज याद रखनी है कि सेंसस यानी जनगणना में ड्यूटी लगेगी, इलेक्शन में लगेगी, और आपदा प्रबंधन में ड्यूटी लगाई जा सकती है, वरना इनके अलावा टीचर्स की कहीं पर ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। तो ये आपकी बात कहती है धारा 27 के अंदर इस वाली बात को कहा हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक। आप बताओ, अमावस्या, कृष्ण पक्ष और टीसी फंस गए इसके अंदर। होमवर्क है भाई, आज करके लाओ इसको, जो है कुछ काम अपने घर से भी करके लाओ। अच्छा टीसी का कितना आया भाई, टीसी 10 दिन। टीसी 16 दिन। अभी अभी नहीं पहुंचे सही, पहुंचो पहुंचो सही पहुंचो।
हर मंथ के एंड में कावड़ियों के पैर धुलने के लिए। अगला देखो भाई, अगला देखो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके राइट टू एजुकेशन से संबंधित, कि शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे के कार्य होते हैं, बताओ। वो होते हैं आपके 45 घंटे, ठीक है, कि एक वीक के अंदर कितने घंटे के कार्य करने होने चाहिए उसके, कम से कम 45 घंटे कार्य करने होने चाहिए उसे। ये क्वेश्चन बहुत टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिए, आरटी के अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एकेडमिक आवर्स जो होने चाहिए उसका कार्य दिवस कितना होता है, 800 घंटे और 200 दिन। अगर मैं बात करूं आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने होने चाहिए न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, वो होने चाहिए आपके 1000 घंटे और 220 दिन आपके होने चाहिए। ये बात आप लोगों ने समझी। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ और पॉइंट के ऊपर, बात करते हैं, इसके ऊपर नजर डालिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आरटी के अकॉर्डिंग, यहां पर आरटी जो बात करता है वो सबसे महत्वपूर्ण मानता है बच्चे की मदर टंग को, बच्चे की मातृभाषा को सबसे महत्वपूर्ण मानता है आरटी एक्ट। अभी जब मैं आपको एनईपी 2020 पढ़ाऊंगा, उसकी क्लास आपकी होने वाली है। एनईपी 2020 ने भी यही कहा है कि जो बच्चे की मदर टंग है, हम बच्चों को जो शिक्षण दे, जो टीचिंग कराए, उसकी मदर टंग के उसको मदर टंग में उसको कराए। सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है उसकी मदर टंग को, उसकी मातृभाषा को माना गया है। सबसे ज्यादा अवसर हमको उसको किस में देनी चाहिए, उसकी मदर टंग में देनी चाहिए। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किस में देनी चाहिए, उसकी मदर टंग में देनी चाहिए। हमको उसकी मदर टंग को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर देनी चाहिए बच्चे की मदर टंग के अंदर। अगर आरटी एक्ट की बात आए, अगर एनईपी 2020 की बात आए, एनसीएफ 2005 की बात आए, तो सभी ने बच्चों की मदर टंग को सबसे महत्वपूर्ण माना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, यह बात आपने समझी। अगली बात कही हुई है कि आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे हैं, ये आपके सीडब्ल्यूएसएन की बात भी आ जाए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों की बात आ जाए, या आपके दिव्यांग बच्चों की बात आ जाए, या XYZ कोई भी बच्चों की बात आ जाए, उन सभी को कैसी शिक्षा की बात कही हुई है, उन सभी को आपको इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही हुई है। कैसी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात, यानी समावेशी शिक्षा की बात कही हुई है, जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाए बिना किसी भेदभाव के, चाहे बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये वाली बात कहता है आपका राइट टू एजुकेशन, ठीक है, सभी बच्चों को समान शिक्षा देने की बात करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट इसके अंदर कहा जाता है कि जब से राइट टू एजुकेशन 2009 का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, जब से आपकी क्लासरूम जो है, जो हमारे देश के अंदर क्लासरूम का एनवायरमेंट है, वो कैसा हो गया है, वो समझातीय हो गया है। अब ये समझातीय का क्या मीनिंग है, ठीक है, उसको एक बार आप लोग नजर डालिए। आरटी एक्ट क्या कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। और ये क्या कहता है, इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद एज के अकॉर्डिंग, यानी कि आयु के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, अधिक समझातीय हो गया है। अब देखो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे होता है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। अब 6 साल का बच्चा कौन सी क्लास में आएगा, पहली क्लास में। 6 साल का बच्चा कौन सी क्लास में आएगा, पहली क्लास में। 7 साल का बच्चा कौन सी क्लास में आएगा, दूसरी क्लास में। 8 साल का बच्चा कौन सी क्लास में आएगा, तीसरी क्लास में। ऐसे ही आगे चलेगा। तो यहां पर अगर कोई आदमी पहली क्लास में जाएगा, वहां पर सभी को मोस्टली 6 साल के बच्चे मिलेंगे। अगर कोई दूसरी क्लास में जाएगा, कौन सी मिलेंगे, वहां पर 7 साल के बच्चे मिलेंगे। तो यहां पर जिस क्लास में भी अगर कोई जाएगा, आदमी जाएगा, XYZ कोई भी जाएगा, पर टीचर जाएगा, तो वहां पर एक जैसी एज वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। तो जब से राइट टू एजुकेशन 2009 का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, तो वो एज के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, समझातीय हो गया है, यानी कि एक जैसी एज वाले बच्चे देखने को मिल रहे हैं। ये इस बात का यहां पर मीनिंग देखने को मिल रहा है, ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। और यही मेन बातें आपके राइट टू एजुकेशन के अंदर दी हुई है, जो बात मैंने आपको बता दी। आरटी एक्ट के अंदर जितनी भी बातें होनी चाहिए थी, मेन मोटी मोटी बात, वो लगभग सब यहां पर कवर हो गई है। इससे संबंधित क्वेश्चन जो आपके मॉक टेस्ट के अंदर मैं डलवा रहा हूं, वो यहां पर आपको मिल जाएंगे। और उनके ऊपर काम चल रहा है। अब 2-4 दिन के अंदर टाइपिंग का काम शुरू हो जाएगा। और वो मॉक टेस्ट मैंने कहा हुआ है आपसे, वो आपको फ्री में मिलेंगे। और जब वो मिल जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, बट उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम देना उसके अंदर, तो वो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने वो बोला हुआ।